नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। हमारे साथ हैं विनय जी, विनय ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार। स्त्री काल के संपादकों में एक विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमसे पहले विनय जी आ चुके हैं, क्रूसेडर और अजय मिश्रा, हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज बातचीत हम लोग कर रहे हैं कि बिहार में जो राजद का लिस्ट आया और उसके बाद एक चर्चा शुरू हुई है, और वह ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे अधिक महिलाओं को टिकट दिया है। हम बात करेंगे कि किन दलों ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, महिलाओं को लेकर दलों की संवेदनशीलता क्या रही है, और हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल में टिकट बंटवारे को लेकर के जाति समीकरणों पर। हमारे पास भी देखिए, अभी मनोरमा जी किसी कारण से नहीं आ पाई हैं, तो आज हम भी महिला विहीन हैं। यदि महिलाओं के विषय पर हम बात करते हैं तो महिला होनी चाहिए थी, तो कई बार मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन क्या 2025 तक इतनी मजबूरी है जिसकी हम बात अभी करने जा रहे हैं। और कास्ट वाली बात तो करेंगे ही करेंगे। बिहार कई मामलों में बहुत प्रगतिशील रहा है, तो कई मामलों में बेहद रिलक्टेंट भी रहा है। हमने कई सारी बातें महिला सफरेज पे कर रखी है, महिलाओं के वोटिंग राइट पे कर रखी है। आप चाहें तो आर्काइव में जाकर देख सकते हैं। हमने जब ये कोरोना के पीरियड में जब ये इस तरह की बातचीत आपस में शुरू की थी, तो हमारे और मनोरमा के बीच का एक वीडियो भी बातचीत का वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि पूरे देश में महिलाओं को धीरे धीरे वोटिंग राइट्स मिलने लगे थे। सबसे पहले तमिलनाडु, त्रावणकोर में मिला, तमिलनाडु में मिला, बिहार सबसे लेट। और बिहार विधान परिषद में महिला वोटिंग राइट को लेकर के जो आप डिस्कशन सुनेंगे तो आप सर पीट लेंगे। तरह तरह के डिस्कशन थे कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए, लेकिन लेट ही सही अंततः 20वीं सदी के तीसरे दशक में बिहार के महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे। लेकिन जो अभी तो 33% रिजर्वेशन की बात आ गई है, देखिए कब से लागू होता है। लेकिन महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के बिहार अन्य राज्यों की तरह ही बेहद पीछे है। जो अभी का विधानसभा है, 17वीं विधानसभा, उसमें महिला विधायकों की कुल संख्या 26 है। 2020 के चुनाव में 243 सीटों पर ये जीती थी, वो में से 26 थी, यानी 9.34। अभी हम पहले महिलाओं की बात कर लें, फिर थोड़ा जाति की बात कर लेंगे, फिर विनय जी से बात करेंगे। भाजपा की 9 विधायक, जदयू की 8 विधायक, राष्ट्रीय जनता दल की 5 विधायक, कांग्रेस की 2, वीआईपी की 1 और हम की 2। अभी लेटेस्ट तक ये तो रिकॉर्ड इनके पास मैंने जहां से लिया है वो गलत है, तो अभी फिलहाल तो वो 26 से 27 हो जाएंगी। 16वीं विधानसभा में हालांकि 29 महिलाएं थी, जो घट करके 26 हो गई थी 17वीं विधानसभा जो अभी चल रहा है। लेकिन अब 2020 के चुनाव में 115 सीटों पर एनडीए लड़ रहा था। उसमें 22 ये जदयू ने उस वक्त 2020 में 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 22 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। लेकिन इस बार जो बातचीत है और वह ये कि राष्ट्रीय जनता दल ने 143 सीटों पर 24 महिलाओं को टिकट दिया है, जो लगभग आप जोड़ सकते हैं कि 18% के आसपास, 17-18% के आसपास होता है। और कांग्रेस ने अभी 60 में 5 महिलाओं को, पिछली बार 70 में 7 महिलाओं को दिया था, इस बार 60 में 5 महिलाओं को टिकट दिया है। चिराग पासवान ने इस बार 6 महिलाओं को टिकट दिया है। जीतन राम मांझी ने 2, दोनों ही उनके परिवार से हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को दिया है, उनके यहाँ 1। सबसे निराशाजनक है वाम दल। वाम दलों ने 30 सीटों में महज 1 महिला को टिकट दिया है। देखना यह है कि जीत कर कितनी आती हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने जो 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें
अभी तक अधिकारी और भी काउंटिंग के अलग अलग स्रोतों से आएगा, लेकिन वीरेंद्र यादव न्यूज में वीरेंद्र भाई ने बड़ी मेहनत की है और उनके मेहनत के हिसाब से 53 यादव, 53 यादव, वो कहते हैं कि एक आध बढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल 53 यादव 143 में राष्ट्रीय जनता दल ने यादवों को दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की ताकत यादव है तो कमजोरी भी यादव है। इन सब पर आधे घंटे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि जो पिछली बार यादवों को टिकट मिला था उसकी तुलना में इस बार कम गया है और बड़ी संख्या में यादव विधायक ही चुनकर आए थे। तो कई बार इलेक्टोरल बहुसंख्यक आधारित इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की कहानी हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। 18 मुसलमानों को टिकट दिया है और 12 कोयरी, 14% यादव हैं। इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो जितनी सीटें मिली हैं उन्हें, उसको आप 14 चौका 56 भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 के आसपास कोयरी हैं, उन्हें 16 सीटें मिली, 16 शायद, एक मिनट, उन्हें मिली है 16 जी। और तो बीरेन जी का ही कहना है कि अभी उन्होंने एक बड़ा अच्छा शीर्षक अपने यहाँ दिया कि एमवाई की जगह अब कमाई शुरू हो गया है, मैंने के से कोयरी, एम से मुसलमान और वाई से यादव। तो क्या मजबूरियां होती होंगी या क्या जरूरत होती होगी, इस पर हम बात करेंगे। अपर कास्ट को फिर भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं मिला है, 6 भूमिहारों को मिला है और कुल मिलाकर के 9 अपर कास्ट को राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी ओर से टिकट दिया है। तो ये है विनय सर। और भी हम बात करेंगे बाकी बची हुई सीटें जो है, रिजर्व सीटों के अलावा लगभग 30-35 सीटें बचती हैं, जिसमें हो सकता है कि अति पिछड़ा और अन्य जातियां उसमें होंगी। तो वो अभी फाइनल उसका स्टडी आना बाकी है, हमने भी नहीं किया है और आना हम दूसरों पे भी कई बार डिपेंड करते हैं, तो वो आना अभी बाकी है। लेकिन इसके पहले कि हम जाति पर बात करें, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट वितरण में सबसे पहले बहुत बधाई राष्ट्रीय जनता दल को कि कम से कम 24 महिलाओं को टिकट दिया है 143 में, जो लगभग 18% के आसपास पहुंचा। हालांकि ये अंतिम तौर पे एक उम्मीद है, लेकिन इसको निराशाजनक ही कहेंगे, दूसरों की तुलना में एक उम्मीद जरूर है। विनय सर, पहली टिप्पणी, और दूसरे दल जो हैं वो और बेहद, तो सबसे बुरा हाल वामपंथी दलों का है, क्यों ऐसा होता है? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, जो आपने वामपंथी दलों का कहा कि सबसे बुरी स्थिति जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में वामपंथी दलों की, उस पर मैं सबसे अंत में बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा कि जो बाकी पार्टियों ने जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है संख्या के हिसाब से, तो ठीक है, राजद ने अपने हिसाब से जो उनका वो है उसमें वो ठीक प्रतिनिधित्व दिया है। पर जो लोग लोकतंत्र के और नागरिक अधिकारों के समर्थक हैं, उनको ये इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जो महिलाओं को जो टिकट मिला है, उस टिकट में वो महिलाएं कितना प्रतिनिधित्व जो है वो महिलाओं का करती हैं और कितना प्रतिनिधित्व उस खास समाज का करती है जिस समाज से आती है। ये बेसिक है विनय सर, आप सही कह रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि महिलाओं, ऐसा नहीं कि महिला कोई एक कैटेगरी है डेमोक्रेसी में, उसकी जाति भी होती है। युवा भी एक कोई कैटेगरी नहीं है, उसकी भी जाति होती है। जी सर, आप जारी रखें। तो ये बात देखने की है कि अगर मान लीजिए आप किसी कानूनी मजबूरी से अगर किसी महिला को टिकट देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई XYZ नेताजी है, वो गिरफ्तार हो गए, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उनकी जगह आप उनके परिवार की किसी महिला को दे देते हैं या किसी और वो में, तो उसको क्या हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व के खाते में डालेंगे या जो है उसको पार्टी के द्वारा जो है अपनी वो सीट कायम रखने की चतुराई में, ये भी एक सवाल है। और देखिए, जिस हिसाब से बिहार में जातियों का इन्फ्लुएंस है चुनाव पे, तो उसमें हमको ये देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कास्ट में जो
महिलाओं की क्या स्थिति है और जो राजनीतिक नेतृत्व है उस जकड़ को कितनी ढीली करने की कोशिश कर रहा है। जैसे 3 जातियां जो है उनका तो मैं कहता हूँ कि जैसे साइंस में बोलते हैं कि थ्रेशोल्ड, मतलब कोई खास जो लेवल ऑफ एनर्जी के बाद जो है उसकी जो है वो शक्ति ओस हो जाती है या वो मुक्त होता है। तो बिहार में जो चाहे लालू यादव हो चाहे वो नीतीश कुमार हो, इन लोगों ने वो थ्रेशोल्ड पार कर लिया है, मतलब कि उस जाति के सर्वमान्य नेता के रूप में पोल पोजीशन में उनकी स्थिति है। मतलब जो दूसरे दलों के भी जो समर्थक जो उनकी जाति के होंगे वो भी इनके हित का ख्याल रखेंगे, है ना। तो वो जो है यादव में भी वो आप देखिए कि जो लालू यादव जी जो थ्रेशोल्ड पार किए हैं उसकी वजह से आप देखिए कि भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद कि वो नए यादव नेता को सामने ला करके ये नैरेटिव देके, भ्रष्टाचार का नैरेटिव दे करके भी वो यादवों की के ऊपर जो लालू यादव का प्रभाव है उसको वो नहीं तोड़ पा रहे। तो वो भी एक फैक्टर है जो अप्रत्यक्ष रूप से पूरे इस स्थिति को प्रभावित करता है। यानी जिसको ऐसे कह सकते हैं कि एक आत्मविश्वास पा लेने के बाद महिलाओं वाले मामले में, यादव वाले पे आप लगता है यादव पे ज्यादा चले गए, हम आते हैं यादव पे और बात करेंगे, लेकिन महिलाओं वाले मामले में कम से कम ये जरूर है कि 144 में से 16 सीटें पिछली बार मिली थी, उम्मीदवार थे, और इस बार 143 में 24, तो ये तेजस्वी इम्पैक्ट के तौर पे कम से कम देखा जा सकता है। हालांकि वो बात आप सही कह रहे हैं कि इस बात का रियलाइजेशन तेजस्वी यादव और राजद को है कि जहां से राजद की राजनीति आगे बढ़ रही है वहां पे राजद को, जैसे आपने कहा ना कि यादव ही राजद की शक्ति भी है और सीमा भी है, तो इस बात का एहसास उसके नेतृत्व को है कि यहाँ से हमको ताकत के और स्रोत ढूंढने होंगे और हमको अपने ब्रांड इमेज को चेंज करना होगा। तो इसीलिए वो थोड़ा बाहर की तरफ खुल रहे हैं। उसमें चाहे अन्य सवर्ण जातियों को प्रतिनिधित्व देने का मामला हो, चाहे मुस्लिमों के बीच आउटरीच का हो या महिलाओं के बीच क्योंकि यादव समाज में उतनी महिला नेता उतनी नहीं है जितना जो सवाल चलता रहा है कि जो सवर्ण अगर महिलाओं को अगर प्रतिनिधित्व देते हैं तो ज्यादातर देखना होगा। हम चूंकि वो स्टडी करके बैठे नहीं हैं विनय सर कि ये 24 में कितनी यादव महिलाएं हैं, तो ये हम लोगों ने चूंकि देखा नहीं है। तो ये देखिए जेडीयू ने 13 और बीजेपी ने 13, 24 की तुलना में बेहद कम है। हालांकि वो 101 सीटों पे लड़ रहे हैं, परसेंटेज उनका फिर भी 12.5। संजीव जी एक चीज ये खास बात है कि जो जदयू के साथ जो हम लोग बात करते रहे कि नीतीश कुमार की नीतियों की वजह से जदयू को इस बात का आत्मविश्वास है कि उसकी नीतियों की वजह से महिला मतदाताओं को, खास करके ऐसी मतदाताओं का जिनका कोई बहुत वैचारिक जो बहुत जुड़ाव नहीं है, उनका रुझान उसकी तरफ है, जबकि राजद को उनको आकर्षित करना है ना, यादव को उस देखिए आप सही कह रहे हैं कि राजद को थोड़ा और उसको बनाना है। और इस हिसाब से देखिए हम लोगों ने एक बातचीत की थी राष्ट्रीय जनता दल के माने ऑफिस बेरर से मुकुंद जी से, महिला ऑफिस ये माने महासचिव भी हैं और वहाँ ऑफिस प्रभारी भी हैं। तो ये भी अपने आप में तेजस्वी युग की एक बड़ी घटना है। और सारे एनडीए के महिला कैंडिडेट को जोड़ दीजिए, यानी चिराग, जीतन राम मांझी जी ने, चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा ने 6, जीतन राम मांझी जी की 2, उपेंद्र कुशवाहा जी का 1, और 13 26 और 6 32 और 2 33 और 1 33 महिलाओं को कुल मिलाकर के एनडीए ने दिया है। और इधर 24 अकेले आरजेडी हैं, बाकी जो है कांग्रेस का 5 और बीआईपी ने भी 1 दिया है। तो टोटल जाइएगा तो फिर तो जी बहुत अंतर फिर नहीं रह जाता, आसपास आ जाता है, आसपास आ जाते हैं। लेकिन ये आरजेडी ने कम से कम ये करके वहां बैलेंस जरूर बना। देखिए बिहार में सर विनय सर, बिहार का जो अपना समाज है, जो हम बोल रहे थे कि जब 3 बार बिल आया वोटिंग राइट का और 2 बार गिर गया, और 2 बार जो
उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे माने गणेश शंकर विद्यार्थी ही है ना यहाँ जो, तो वो माने उनके जैसे लोग आर्गुमेंट दे रहे थे कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में क्या काम, तब जब आधे देश में लगभग लागू हो चुका था त्रावणकोर से लेकर के तमाम जगहों पे वोटिंग राइट, तब बिहार पीछे था। लेकिन चलिए तीसरे दशक में जाकर के उनको मिलते वोटिंग राइट। संजीव जी, जो हम लोग बात करते हैं ना कि इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उस दौर में जो लोग जो लेजिस्लेटिव में थे उनका सोशल स्पेस क्या था, कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने पहले बात की है कि जो बिहार जो उस दौर में था, उस दौर में सबसे कम वोटिंग राइट्स वाले लोग बिहार में थे। बिहार उड़ीसा जो था सबसे निचले पायदान में था, है ना। तो यहाँ पर जो लोग चुन करके जा रहे थे उसमें वैसे समाज के वैसे वर्ग के लोग थे जो मूलतः जो है कंजर्वेटिव, जिनको हम मान सकते हैं, जिसको समाजवादी मान सकते हैं, क्योंकि जो लगान के बेसिस पे और पढ़ाई के बेसिस पे जिन लोगों को वोटिंग राइट्स थे वो बहुत सीमित था। बाद में उसको विस्तार करने की कोशिश की थी, तब भी जो है 11, 12, 13% से ज्यादा नहीं था, काफी कम था। तो इसलिए उनका विचार उस ढंग से रह गए। बाद में जैसे जैसे वो चीजें फैली है तो जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन के हिसाब से स्टैंड भी बनता है। बिल्कुल, राहुल पटेल बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन अभी की भी राजनीति में लोग बात कर रहे हैं वो कर लें जी। हाँ, अभी की राजनीति में भी हम ये देखते हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि देखिए लालू यादव जी ने और सामाजिक न्याय की पार्टियों ने महिला प्रतिनिधित्व के नाम पर ऐसा नहीं किया कि जो है उच्च वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। यहाँ महिला प्रतिनिधित्व के नाम पर ऐसी महिलाओं को लेजिस्लेशन में आने के लिए उनको जगह दी गई जो अपने समाज का नेतृत्व करती थी। तो इस हिसाब से जो था वो काफी इस बात पे हमको नजर रखनी चाहिए कि जैसे एम्पावरमेंट जातियों में है उसी हिसाब से जो सामाजिक न्याय की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो महिलाओं में उनके एम्पावरमेंट को और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को नीचे स्तर पर उन जातियों के भीतर भी ले जाते हैं क्या। अब जैसे मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, अगर वो अपनी सीट से एक महिला में अपनी पत्नी को देते हैं तो इसको महिलाओं का सशक्तिकरण हम नहीं मान सकते। या ये वाला विनय सर वंश वाला हमने किया, वंश के हिसाब से, और उसमें हमने कहा कि हम लोगों को होपफुल होना चाहिए कि कम से कम अभी भी वंश वाला जो है वो 30-35% से ऊपर नहीं बढ़ा है। महिलाओं के वंश वाला भी अभी स्टडी कोई आया नहीं है कि अलग से महिलाओं का किया जाए, लेकिन फिर भी वंश के बावजूद सबसे पहले ये देखना होगा कि उससे बाहर कितनी महिलाओं को, जो आप कह रहे हैं, वो बेहद जरूरी है। और प्रमोद यादव जी, चलिए चुनाव प्रचार किया जाएगा तेजस्वी यादव का, लेकिन जो है वो कह रहे हैं कि आप कब, लेकिन आप हम लोग जो फैक्चुअल बात कर रहे हैं उस पर बात करिए ना, कि आप हम लोग गलत बात कर रहे हैं या ये। और मनोज जी, 38 यादव पहली सूची में थे, अब तक टोटल जो है वो 53 जो 143 की पूरी सूची आ गई है, उसमें 53 यादव हैं, ऐसा वीरेंद्र यादव न्यूज का ये है। अब देखिए विनय सर, यादव मजबूरी और यादव ताकत, जाति आधारित जो गणना हुई उसके बाद जो बिहार में माहौल बनना चाहिए था वैसा टिकट में जदयू तो दिखा रहा है। जदयू ने बाजप्ता कितने अति पिछड़ों को दिया है वो पूरा लिस्ट निकाल करके एक एक करके, और ऐसी जातियां जिसकी संख्या बेहद कम है वहां से भी उम्मीदवार दिए हैं। तो इस मामले में जदयू का पलड़ा भारी है। राजद की पूरी स्टडी अभी आई भी नहीं है कि उस तरह से, लेकिन वो लग नहीं रहा है कि 143 में जो रिप्रेजेंटेशन अति पिछड़ों को होना चाहिए अभी तक। जो कॉमनली हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि 53 यादव, 18 मुसलमान तो 71 हो गए, 15 कोयरी, 16 नहीं है, 15 कोयरी तो 71 और 86 हो गए, और 6 भूमिहार, 4 राजपूत,
तो 96 हो गए, 3 ब्राह्मण 99 और 1 कुर्मी 100। तो ये वीरेंद्र जी का ही हम स्रोत से बात कर रहे हैं। तो ये लगभग 100 के आसपास, और 10 से 12 सीटें लगभग उनके खाते में गई होंगी जो अनुसूचित जाति की है। तो अति पिछड़ों के लिए स्पेस थोड़ा कम तो यहाँ हो जाता है। तो ये है प्रसंग। लेकिन सबसे पहले यादव भाई, आप 14% थोक वोट यदि राजद को मिलता है तो बहुसंख्य आधारित राजनीति में आप यादवों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी दिनेश सर। इसलिए भी जरूरी है कि यादवों को टिकट दिया जाए, क्योंकि आप देखिए एनडीए में बीजेपी 10% सवर्णों को 50% टिकट दे रही है, 45% टिकट दे रही है। तो वो तो इसीलिए दे रही है ना कि कंसोलिडेटेड वोट करते भी हैं और उसके लिए माहौल बनाते हैं। जब पूरा एनडीए लगभग 45% सवर्णों को दे रहा है, लेकिन यादवों को यदि चौगुना या उनकी आबादी 14% आबादी है उसके हिसाब से, तो बड़े सवाल मैं कई बुद्धिजीवियों को भी, सोशल जस्टिस वाले बुद्धिजीवियों को भी सवाल उठाते हुए देख रहा हूँ। बिना सर इलेक्टोरल पर ये पॉलिटिक्स की ये मजबूरी है या क्या, कैसे देख रहे हैं अभी आप जो बात कर रहे हैं? तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तो मजबूरी है ही, क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टी है वो खास करके वो जो उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है जो सत्ता से काफी दिनों से बाहर रही है, उनकी पहली कोशिश होती है कि सत्ता जो है, जो स्टेट एपरेटस है, वो स्टेट एपरेटस पे काबिज हुआ जाए, चाहे वो काशीराम हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव। वो कोई काम तभी कर पाए जब वो स्टेट ऑपरेटर्स उनके पास में आया, तब वो जो विरोध था, जो संसाधन संपन्न वर्गों का जो विरोध था, उस विरोध को वो तोड़ पाए, है ना। तो एक तो ये हम लोग देखते ही हैं कि हर राजनीतिक पार्टी जो है, चाहे बातें जो भी करे, लेकिन उनकी जो पहली जो प्राथमिकता होती है वो होती है चुनाव जीतना है। बाकी उसी कोशिश में वो उनको अपराधियों को वोट को खड़ा करना हो, उनको कॉर्पोरेट को किसी को खड़ा करना हो। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जो इतने जोर शोर से कही कि भाई वो पूरे सिल्वेनिया लक्ष्मण बल्ब वाला प्रचार की तरह की सारे बदल डालूंगा, पूरा भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, लेकिन उन्होंने भी ये कह के कि पार्टी चलाना है तो हमको पैसा लेना पड़ेगा, तो हमको ये नहीं देखेंगे कि भाई उसके ऊपर भ्रष्टाचार का है। तो ये जो है भारतीय राजनीति की हकीकत है। प्रमोद महाजन अलग कह चुके हैं कि भाई मैं जब पैसा लेता हूं तो ये नहीं देखता हूं कि ब्लैक है कि व्हाइट है कि सैफरन। मतलब लेकिन देखिए नहीं, वो तो पैसा वाला तो प्रसंग अलग है, लेकिन जाति संख्या के आधार पर यदि जीतना है तो आपको कुछ चीजें यथार्थ में, जो आपने ये अपराधियों वाला भी कहा, कुछ चीजें यथार्थ में करनी होती है। जब सत्ता आपके पास आता है तो आप पॉलिटिक्स के आदर्श में काम करना शुरू करते हैं। राजनीति में जब आप जाएंगे और संतत्व आप अपने उस पे अपने मंचों से चुनाव के दौरान संतत्व की बात करना शुरू करेंगे। गया में जाएंगे और 4 मर्डर हो रखा है, और यदि आपने उन 4 मर्डर के इर्द गिर्द अपनी बात, सिवाय इसके कि स्टेट फेलियर है, आपने यदि ज्ञान देना शुरू किया समाज को कि आप मत करिए, मत लड़िए, झगड़ा मत करिए, भाई बंधु पे आपस में रहिए, तो वोट ही नहीं देने वाला है। तो कई बार संजीव जी, जो हमारी जो राजनीति जो है ना, उसने एक आपद अवस्था को जन्म दे दिया है, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब आपद धर्म ही लागू हो रहा है, और लोग सब आपद धर्म का ही सहारा लेकर के तमाम चीजें करते हैं, चाहे सब कुछ कर लो। हाँ। जैसे एल.आर. भारती कह रहे हैं कि भाई अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध घोषित हो गया था तो भाई उससे आई हुई रकम को भी तो कुछ कर लेते हैं, उससे अब चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये तो बात सही है, और लेकिन कुछ कमेंट्स हम लोग लेते हैं। हाँ ठीक है, ले लीजिए। 30 तारीख से हम लोग बिहार में कोशिश करेंगे कुछ जगहों पे जाने का, और हमारा आपसे आग्रह है यदि आप कर सकते हैं, हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो हमारा आर्थिक सहयोग जरूर करें। ये स्कैनर है, इसके जरिए कर सकते हैं, नीचे नंबर का UPI ID है। अभी तक हम लोगों को 4 लोगों ने, लाल नारायण सिंह जी ने 600 रुपये, चंद्रमोहन जी ने 100 रुपये, प्रमोद सिंह जी ने 500 और आलोक रंजन ने 500 रुपये दिए हैं, जो
हम लोगों को मदद बिल्कुल करेगा यात्रा। तो ये अब कुछ कमेंट्स हैं, जैसे क्रूसेडर थोड़ा भाषा के हिसाब से अलग करके वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के बात ओबीसी करती है, लेकिन सारा डिसीजन मेकिंग पोस्ट ब्राह्मण पास, और उसका असर दिखता है क्रूसेडर। इवन महिलाओं के मामले में भी कांग्रेस पिछड़ जा रही है और दलों की तुलना में, और वामपंथी दलों की तो अच्छा, इस पर पहले टिप्पणी करते चलिए सर। वामपंथी दलों में एक अच्छा बदलाव आया है, और वो ये आया है कि टिकट देने के मामले में और सदन में भेजने के मामले में अब उन्होंने बहुसंख्यक जो आबादी है 85%, उसको एड्रेस करना शुरू किया है। सीपीआई ने, सीपीएम ने, भाजपा, सीपीआई-एमएल ने। लेकिन महिलाओं के मामले में वो पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया उन्होंने महागठबंधन का। अकेले 24 दे दिया राजद ने, लेकिन 30 में से मात्र एक महिला, वो भी सीपीआई-एमएल की तरफ से। सीपीआई और सीपीआई-एम तो बिल्कुल नहीं, विनय सर। नहीं, ये दिखलाता है कि वहाँ की स्थितियां कितनी कठिन है, या महिला वो भी उनके पास भी शायद महिला कार्यकर्ताओं में से कम उपलब्ध होगी जो चुनाव जीत सकते हैं। उनकी भी प्राथमिकताओं पे ये है कि किसी तरह, लेकिन उनको तो इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो इसके क्रूसेडर हैं, महिला अधिकारों को लेकर बात करते रहे हैं, और 100 साल उनका तो 100 साल हो गया। तो अब सीपीआई से शुरू होकर के, तो अब आपके यहाँ यदि महिला कैडर नहीं तैयार हो रही हैं तो आपको तो नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी स्थिति है, और अगर उनके पास में ऐसे महिला कैडर नहीं है जो नेतृत्व वाली स्थिति में है, ठीक है ना, और वहां भी कितनी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, ये देखने की बात है। पर ये है कि उनके यहाँ जो है कुछ साबित नहीं करना है, और उनकी जो कार्यकर्ता है और उनके मतदाता है, उनके मतदाताओं को कुछ जो है नेतृत्व के द्वारा साबित नहीं करना है। तो इसलिए वजह से वो बहुत कुछ जो है वो जिसको नोशनल पॉलिटिक्स बोलते हैं, या दिखाने के लिए, वो शायद वामपंथी नेता नहीं करते, जो बाकी दलों में जो ज्यादा होता है कि नोशनल की। लेकिन ये तो आप एकदम ले एक्सक्यूज दे रहे हैं आप। या तो आप खुद लेफ्टिस्ट हैं या लेफ्टिस्टों से डरे हुए हैं। वजह साहब, आप महिला रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। 33% रिजर्वेशन बिल जो है वो सीपीआई ने ही पेश किया, और आगे भी लड़ाई, जमीन पे भी लड़ाई उनकी महिलाएं लड़ती रहती हैं, जो तो वामपंथी महिलाओं ने इस संघर्ष को खड़ा किया है। और वैसे में आपके यहाँ ही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो तो दिखाने से ज्यादा बड़ी बात है सर। ये आपका फेलियर है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, नहीं, ये मैं इसको ये नहीं मान रहा हूँ कि नहीं, उनका सफलता नहीं है, सफलता है, पर उनकी मंशा पे मैं सवाल नहीं करता क्यों महिला अधिकारों में। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा मंशा पे इसलिए सवाल करूंगा कि चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे महिला हो, या ऐसी कोई भी जमात, उसके लिए एक्स्ट्रा आगे बढ़ करके एफर्ट लेना पड़ता है। इसीलिए तेजस्वी इम्पैक्ट के तौर पे हमने कहा कि मैंने थोड़ा जोखिम उठा करके भी आपको, जब आप बदलाव की राजनीति करते हैं ना, जब आप मैंने क्रांति की बात करते हैं, समाज बदलने की बात करते हैं, तो आपको वो जोखिम उठाना पड़ता है। उस जोखिम में हार का भी जोखिम है, बगैर सत्ता के कार्य करते रहने का जो जोखिम है, वो खतरा आपको उठाना पड़ता है। वो खतरा आप उठाते तो तभी आप चीजों को आगे ले जा पाते। कांग्रेस ने महागठबंधन को दबाया, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, टिकट अपर कास्ट 40% इनका अपर कास्ट को टिकट मिला है। ये बीजेपी से थोड़ा सा ही पीछे हैं। और प्रदीप भाम्बू आरएमजी हनुमान, बिल्कुल आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। अजय मिश्रा कह रहे हैं राजद में महिलाओं की भागीदारी तेजस्वी का अच्छा कदम, दुल्हा का माडो में खिसिया जाना नासमझी है। अच्छा, पर महागठबंधन में और राजद में 17% महिलाओं में चुनाव जीतने की ताकत है क्या? तभी दिया गया होगा टिकट। अजय, ये टोकन वाला नहीं है। जैसे कांग्रेस ने टोकन 50% दिया था उत्तर प्रदेश में या उसके आसपास, तो वो इसलिए कि वो सब हारने के लिए दिया था। उसी वक्त राजस्थान के चुनाव में या पंजाब के चुनाव में उन्होंने टिकट नहीं दिया था।
मजबूरी भी होती है, आप अचानक से कुछ नहीं कर सकते, आपको ग्रूम करना पड़ता है। अंकुश यादव कह रहे हैं कि 9 अधिक सीटें, क्योंकि इस जाति का वोट तो इनको मिलना नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी कंस्टिट्यूएंसी विस्तार जो विनय जी कह रहे हैं उसकी जरूरत होती है। वो अभिषेक कुमार कह रहे हैं कि आप दोनों पप्पू मीडिया के वरिष्ठ दलाल हैं। अच्छा, ठीक है, पत्रकार को तो अभिषेक जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप आते रहें और बोलते रहें, हम आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं है। बिल्कुल, आप बोलते रहें, और यदि हमारी बात में से कुछ बात आपको अच्छी लगे तो देते भी रहें। बीजेपी, पप्पू मीडिया मतलब गोदी मीडिया के बरक्स कांग्रेस मीडिया, ये इनका कहना है। और हम लोग रोज कांग्रेस वाले भी हमको अपना नहीं मानते। बीजेपी अगर जी, हम किसी के गले में लटक नहीं है, ठीक है ना। बीजेपी अगर नीतीश को सीएम नहीं बनाएगा तो जेडीयू वोटर आरजेडी को वोट देगा, जहां बीजेपी, और एक माहौल ये है जमीन पर विनय सर, ये चल रहा है कि जो नीतीश जी के समर्थक है उनका जो मेन टारगेट है कि नीतीश जी किसी तरह कमजोर नहीं होने चाहिए, और जहां नीतीश जी के कैंडिडेट नहीं है उनको लगता है कि अगर हम भाजपा के कैंडिडेट को मजबूत करते हैं तो वो नीतीश जी को कमजोर करते हैं। और वो जो एक नैरेटिव है कि अगर लालू यादव मजबूत होते हैं, राजद मजबूत होती है, तो वो एक ढंग से प्रकारांतर से जदयू को ही मजबूत स्थिति में लाना है, और ये है बात हमारी। प्रमोद यादव, तेजस्वी यादव, हमारी बात हो गई प्रमोद जी। LR भारती की बात हम लोगों ने ले ली थी। नीतीश जी एक महीने हुए पॉलिटिशियन, एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है। वो जानते हैं कि इस बार उनका सीएम होना नामुमकिन है। ऐसे में वो या तो खुद पलट जाते हैं या फिर सरकार ही पलट देते हैं। चलिए, हम लोग तो इलेक्शन के बाद हम लोग इस सब पर 2-3 दिन तो यही चलेगा। चुनावों में अवैध पैसे की भरमार है। इस अवैध पैसे से चुनाव लड़कर बनाई गई सरकारें भी अवैध घोषित होनी चाहिए। काश इतने आदर्श में ये होता। नहीं, काश हमारे सामने ऐसे न्यायपालिका में लोग होते जो इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं होते कि उनके निर्णय देने पर क्या स्थिति होगी, और क्योंकि उनके अख्तियार में है, क्योंकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत वो व्याख्या कर सकते हैं कि अगर आप जो चुनावी घोषणा पत्र है, अगर आप जो है फेक न्यूज पे रोक लगा सकते हैं, तो आप फेक चुनावी घोषणा पत्र पर भी रोक लगा सकते हैं। और आपको पता है कि जो कब टेक्निकली आप संविधान को चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये जो माने एक जो जिसको बोलते हैं कि बड़ा नरम सा अच्छा सा जो न्यायपालिका रुख ले लेती है, इस डर से कि उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगे कि वो विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, या इस डर से कि न्यायपालिका के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो जो है समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसमें सामाजिक न्याय की ताकतों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके बावजूद भी थोड़ी जो साहस दिखाना चाहिए। हम लोग बहुत स्थिति। नो वोट फॉर ओवैसी, तबरेज आलम सिद्दीकी का है। और हाँ, ये तो जो संजीव जी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना कि हर जो मतदाता समूह है, वो हर मतदाता समूह इस बार अपनी ताकत बढ़ाने में है, वो किसी दूसरे की ताकत नहीं बढ़ाने में। तो वो ये पिछली बार 5 सीटें उन्होंने लाई थी, तो इस बार देखना ये होगा वैसी एक फैक्टर की तरह। कई बार तो मुझे लगता है कि कहीं प्रशांत से बड़े फैक्टर ना हो जाए। हालांकि नहीं संजीव जी, जो ओवैसी को वोट दे करके मुसलमानों ने देख लिया कि इससे उनकी ताकत बढ़ी नहीं घटी, क्योंकि वो 5 जो जब ताकत का सवाल आया तो उसमें से 4 वो राजद में ही चले गए, ठीक है ना। तो अंततः जो अगर वो राजद में गए हैं तो इसलिए मुसलमानों के सामने बेहतर विकल्प क्या है। अगर बिहार में वो 5 ओवैसी की कैंडिडेट को अगर जिताते भी है तो इससे उनकी जो सापेक्षिक स्थिति है, हैसियत है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, कमी होगी। एक जो डिस्पर्स मुस्लिम वोट जो है वो मुस्लिमों को कमजोर करे, तो ये उनके अंदर एहसास है, और यही वजह है कि वो कांग्रेस के पास टूट के नहीं जा रहे हैं।
अगर उनको आज लग जाए, इसीलिए मैं बार बार वायबल अल्टरनेटिव की बात कर रहा था कि कांग्रेस के होने से वो अल्टरनेटिव वायबल है और मुसलमानों को आसानी होगी कि वो उधर जाए। बिल्कुल। राहुल पटेल एक ही बात आप लिख रहे हैं बार बार, तो वो तो हम लोगों ने ले लिया। नरेंद्र मोदी ओबीसी 24 अक्टूबर नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में रैली करने, लेकिन तेजस्वी यादव अभी प्रचार। हो सकता है कि इनकी रणनीति हो कि पहले से ये लोग चूंकि घूम रहे थे, ऐसा नहीं कि उनका टेम्पो खत्म हुआ है। अब देखिए, बड़ा कल अच्छा मुझे अजीत जी ने कहा शाम में ऐसे निजी गपशप में विनय सर, कि अब जो है अगले 3-4 दिन घाट पॉलिटिक्स होगा, माने छठ पॉलिटिक्स होगा। उसके बाद लोग ज्यादा उतरेंगे, जगह जगह विधायक और दूसरे लोग घाटों पे साड़ी बंटवाएंगे, फल बंटवाएंगे, दौरा बंटवाएंगे। बिहार का अपना अलग मिजाज आ गया है, तो ये भी हो सकता है प्रमोद जी उनका। संजीव जी, जो एथलेटिक्स होता है ना, एथलेटिक्स में ऐसा नहीं होता है कि जो आदमी बहुत ताकतवर है वही जीत जाता है। आपको ये बात पता होना है कि कब आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी है और कहाँ तक आपको नॉर्मल स्पीड में जाना है, ठीक है ना। तो ये बात जो है राजनीति में भी लागू होती है कि आपको कहाँ से पिकअप करना है और उसके पहले क्या करना है, उसके पहले कितना टेम्पो बनाना है, अलग अलग जो दौर होती है। हालांकि ये लोग विनय सर उलझे बहुत देर तक रहे, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है और अंतिम तक ये लड़ते रहे। अभी पता नहीं अब आगे क्या करेंगे, वो हम लोग को इंतजार है कि अब तेजस्वी और राहुल एक साथ मंच पे कब आते हैं और मुकेश सहनी मतलब पुराना वाला फॉर्म कब आता है। तबरेज आलम सिद्दीकी कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने कल प्रोग्राम किया था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुसलमानों को ठगा नहीं, तो वो अच्छा था। उसमें तबरेज साहब इरफान जी की लाइन बड़ी अच्छी है और वो लाइन है कि मुसलमान लीडरशिप व्यापक सवालों को लेकर के, और जिसमें वो कह रहे हैं जल जंगल जमीन का सवाल हो, पढ़ाई का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, वो सारे सवालों को लेकर के जब तक वो नहीं आएगा, सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी को लेकर के आएगा, तो तब तक वो उसकी संख्या भी घटेगी, रिप्रेजेंटेशन भी घटेगा। तो ये बात मुझे इरफान जी की बड़ी अच्छी लगी कि आपको उसमें आना पड़ेगा। लेकिन उसमें बुरा उनके विश्लेषण में एक गलती जरूर है कि आपने विक्टिम पे ही सारा बोझ डाल दिया। यानी जो विक्टिम है आज की राजनीति का, दूसरा काम दलों का भी है। जैसे यदि आज हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे आकर के सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल में, वामपंथी दलों में आगे जाना चाहिए, तो ये गलत बात। महिलाएं भी जाएं और वामपंथी दलों का भी काम है पॉलिटिसाइज करने का। तो ये दोनों बात, तो कल वाला मुझे लगता है कि इरफान जी का स्टैंड बड़ा अच्छा था, उसके साथ जाना चाहिए फिलहाल के लिए। May you provide your account details for to you as I am unable to remit through payphone or else. भारती सर जरूर हम लोग आज उसी अकाउंट का जो अकाउंट हम लोग दे रहे हैं वो अकाउंट डिटेल हम आज जारी कर देंगे शाम तक। अगर राजद इतना प्रतिशत महिला प्रतिनिधि चुनाव में उतरता है तो वो कहा क्या हो गया 50 और बहुत पोस्टर छपवा रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये बात तो होनी चाहिए। वो पीछे हैं, 12.5% उन लोगों ने दिया है। We stand with those who stand with social justice। बिल्कुल राहुल जी, आप एक ही बात को घुमा फिरा के बार बार बोल रहे हैं। राजद की 2 प्रमुख प्रवक्ता जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रखी है, खासकर बीजेपी के प्रवक्ता को, तो उन्हीं की भाषा में राजद का यह परीक्षण सफल है और शायद 17% भी सफल हो जाए। हाँ, बीजेपी मैंने 2014 से नहीं मैं अजय सर, 2012-13 से ही जो प्रवक्ताओं का लेवल है वो और डाउनफॉल पे गया है। ये इसमें मुझे याद आता है सर, ये संजय निरुपम, जिनको क्या अभय दुबे ने ऑनलाइन डाटा था, तो तब से चीजें गिरने लगी और गिरते गिरते तो ये दोनों लड़कियां अब तथ्यों के साथ भी, और जिस स्तर पे जाते हैं बीजेपी के लोग, उस स्तर पर जा करके भी उनको ये तो है, बीजेपी के लोगों को ही नहीं बल्कि चैनलों के भी उन्होंने बाकी लोगों को भी वो बिल्कुल। किसी से लड़ने के लिए आपको उसकी रणनीति का ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आपका संदेश सही पहुंचे, उसमें भाषा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जो मीडिया का जी आप जारी रखें, मीडिया का जो चरित्र है
वो लगातार जो है वो दबाव में है, इस दबाव में है कि और उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। जो आपने देखा होगा कि पहले जो तमाम अंग्रेजी ना पत्रकार जिनका बहुत रसूख हुआ करता था, तो उनका रसूख धीरे धीरे घटा है, क्योंकि उनके पास जो है ग्राउंड वाली जो चीजें जो है उन पर बहुत पकड़ उनकी नहीं रही है। तो इसीलिए ऐसे जो प्रवक्ता या ऐसे जो पत्रकार हैं, उन लोगों ने, चूंकि भाषा बदल गई है, तो वो उनका जो आर्टिकुलेशन है वो भी उनके लिए आसान हो गया। अब उसमें वो जो बराबरी में मैच नहीं कर पा रहे, ये मुश्किल। बिल्कुल। अंकुश यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए एक सुनहरा मौका है, महागठबंधन और नीतीश आमने सामने 101 सीटों पर लड़ा। इसका मतलब है नीतीश कुमार के 101 सीट तैयार हैं, चाहे कोई दल, मतलब नहीं समझे, ये व्याख्या नहीं समझे। प्रमोद जी नरेंद्र यादव कह रहे हैं नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में रहे, इस पर बात हो गई हम लोगों की। मोस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज आर फंडेड बाय बिग इंडस्ट्रीज, दे कैन नॉट टॉलरेट क्या है फार्मर पर फैमिली विच बेयरली फीड्स फैमिली, बट डोंट अटैक रिच अपार्टमेंट बैंक बैलेंस कंपनीज दे वांट। तो अब इस पर अलग से व्याख्या करने की जरूरत है। ये बात वो ट्रेड यूनियन पद्धति पे शायद कुछ कह रहे होंगे। नहीं, वो जो कह रहे हैं वो बात मतलब पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं। उसको आपको खोल करके व्याख्या करना पड़ेगा, तब आप समझे। ठीक है ना। जो विनोद कुमार कह रहे हैं कि कल से तेजस्वी यादव का कैंपेन स्टार्ट होने वाला है, 12 मिनिमम रैली पर डे, ज्यादा फोकस होगा आरजेडी लेफ्ट कैंडिडेट्स पर, आरजेडी 143 + 30 पे मैक्सिमम जीतने का प्लान है। और सबसे अच्छी बात है कि तमाम हंगामों के बीच में लेफ्ट और आरजेडी का बड़ा कायदे से स्मूथ ये भी हो गया, मतलब अलायंस भी हो गया। तो ये है जो उनका सोशल बेस जो एक है ना, उसकी भी जो कैडर का, बहुत सारे कैडर का उनका जो है आपस में बहुत साझेदारी है, और इस वजह से जो है वो स्मूथली उनका आपस में। बिल्कुल। ये है बरसाती लाल वर्मा कह रहे हैं क्या अजीब दौरा है, गौरी बांटने में लगा, जय हो छठी में। हाँ, ये होगा बरसाती लाल वर्मा जी। और संजीव जी, ये जो छठ वाला जो है, उनको ये देखना चाहिए कि छठ का जो दबाव जो सिर्फ बिहार में नहीं, छठ की राजनीति पे दबाव दिल्ली में देखिए। छठ जब आता है तो यमुना में दिल्ली मुंबई, अब तो हर जगह, मुंबई भी सर। आरजेडी लेफ्ट वोटर्स बहुत फोकस्ड हैं, साथ में भूमिहार कुशवाहा पान समाज बहुत महत्वपूर्ण है विनोद जी। और वो वोटर हुआ करता था ज्यादातर बीजेपी का। तो यदि आईपी गुप्ता पान समाज का वोट इधर ट्रांसफर करा पाते हैं तो जो 5% की चेसिंग है वो थोड़ी आसान हो जाएगी, बट बेहतर हो जाएगी। तो ये आप बहुत सही कह रहे हैं कि पान समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मुकेश सहनी के साथ साथ। सारा कुछ राजनीतिक पार्टियों के भरोसे छोड़ देने की वजह से न समाज न लोकतंत्र का भला हो सकता है। गुण दया उसके आधार पर समर्थक बने, भक्त नहीं। बिल्कुल। प्रदीप जी कह रहे हैं कि इस बार ओवैसी को कुछ नहीं मिलने वाला, अल्पसंख्यक एकमुश्त इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। most of the Muslim politicians are not trustworthy, vote for best। अब ये तो खैर ऐसे कम्युनिटी आधारित इस पर बहुत नहीं जाया जा सकता जी। तो कुल मिलाकर के अभी और अलग अलग विश्लेषण आएंगे, हम और बात करना चाहेंगे और हमारे पास तथ्य सामने आते हैं तो कि विनय सर, जब जाति सर्वे हुआ तो हम लोगों को लगा कि अति पिछड़ा मुद्दा चुनाव में भी सेंटर में आएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि अति पिछड़ा, इसके बावजूद कि जदयू ने ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन दिया है, अति पिछड़ा मुद्दा इस तरह से सेंटर में नहीं आया। एक छोटी टिप्पणी करिएगा और हम लोग बातचीत को
देखिए संजीव जी, जो अति पिछड़ा मुद्दा सेंटर में नहीं है, उसकी एक वजह ये है कि अति पिछड़ा जो संख्या तो है, लेकिन वो उस संख्या का आपस में जुड़ाव जो है, मतलब मैं उसके लिए जो टर्म जो करते हैं कि वो एमॉर्फस है, वो क्रिस्टलाइज नहीं है एज ए वोटर, एक समूह के रूप में नहीं बनता है, उसको भी नेता की तलाश है। जैसे बोलते हैं कि जो दो टर्म होता है, पोरोसिटी और परमिएबिलिटी, कोई किसी चीज से पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो इस पर नहीं डिपेंड करता है कि उस चीज में छेद है या नहीं, उसमें बहुत सारे छेद हो सकते हैं, लेकिन वो इस पर डिपेंड करेगा कि एक छिद्र जो है दूसरे छिद्र से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। उसी तरह ये इस समूह में महत्वाकांक्षा तो जगी, लेकिन अभी तक कोई सर्वमान्य नेता जो इनके बारे में राय ले पाए और इनके ओपिनियन को क्रिस्टलाइज कर पाए, ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वो रुक गए, ये समस्या है। और राहुल गांधी को अभी ओबीसी का नेतृत्व पूरी तरह से जाए, ये अभी होना है। तो अभी उनके साथ भाषा, भंगिमा, भाव, सब चीज की कमी है। उनको एक महीना बैठ करके, जैसे वो शरद यादव के पास बैठते थे, तो उनको और बैठने की जरूरत है। भाषा, भाव और भंगिमा, ये दोनों तीनों चीजें जो होती हैं वो लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यहरि कह रहे हैं सारी जात पात की बातें धरी रह जाएंगी जब बात अच्छी लाभार्थी योजना की आएगी, और ये है सत्यहरि। लेकिन इसके बावजूद जैसे सबसे पहली लाभार्थी योजना, यदि लाभार्थी हम नहीं कहेंगे, जनता की जरूरत है, मनरेगा योजना जो है, उसके बावजूद सरकार नहीं बच पाई थी। तो सरकार, आप चाहें तो जाति के अलावा, जाति और अन्य मुद्दों के आधार पे भी यदि माहौल बन जाएगा तो चीजें बिगड़ सकती। जैसे पान समाज, मुझे लगता है इस बार बड़े पैमाने पे आईपी गुप्ता के निर्देश पे वोट करेगा। पुणे से दानापुर जाने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पुलिस डंडा से यात्रियों को हाँक रही है, और इन्होंने कहा था कि 1200 से अधिक ट्रेनें हम चलाएंगे। आज के अधिकतर वोटर्स बहुत समझदार हैं, वोटर्स उसी ओर देखेंगे जो पार्टी की सरकार में मजबूती देगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर, आपने समय निकाला, और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे बहुत वैल्यूएबल टिप्पणियों के साथ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आग्रह कर दें कि हमारी कोशिश को यदि आपकी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तब भी हम आपके सामने कुछ वीडियो जरूर लाएंगे, बात करके बिहार की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे 29 तारीख के बाद। लाल नारायण जी आपका धन्यवाद, चंद्रमोहन जी, प्रमोद जी और आलोक रंजन जी, इन लोगों ने मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर रात में 9 बजे। नमस्कार।